श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष विद्या सीखो में 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब इसके पश्चात आपको भाव, भावेश और कारक के संबंध में बताते हैं। भाव का अर्थात होता है कि यह जो 12 भाव हैं, यही 12 भाव, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पहला भाव, प्रथम भाव है तनु भाव, इसको कहा जाता है तनु भाव। इसमें कोई भी राशि हो, चाहे 1 से लेकर के 12 तक, अर्थात कोई भी राशि हो, वह लग्न भाव प्रथम भाव कहा जाएगा। यह धन भाव है दूसरा, तीसरा है सहज भाव, चौथा है सुख भाव, पांचवा है पुत्र भाव, छठवां है शत्रु भाव, सातवां है कलत्र भाव, आठवां है आयु भाव, नौवां है धर्म भाव, 10वां है कर्म भाव और 11वां है लाभ भाव, 12वां है व्यय भाव। अब यह भाव क्यों कहा गया है आपको बताते हैं कि जो काल पुरुष है, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही हम जातक की कुंडली बनाते हैं। जातक अर्थात जन्म लेने वाला किसी भी व्यक्ति को जातक कहा जाता है। तो जातक की जो जन्म कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही कुंडली बनाई जाती है। जैसे 12 राशियों की स्थापना से काल पुरुष के अंक का विभाग किया जाता है। मेष राशि यह कहाँ रहती है? ये सिर में रहती है। और वृष राशि कहाँ रहती है? मुंह में। मिथुन राशि रहती है छाती में। और कर्क राशि रहती है कहाँ? हृदय में। इसके बाद में सिंह राशि जो होती है वो पेट में होती है। कन्या राशि कहाँ होती है? कमर में होती है। तुला राशि होती है पेड़ू में, बस्ती जिसको कहा जाता है। और वृश्चिक राशि होती है लिंग में। और धनु राशि होती है जांघों में। मकर राशि होती है कहाँ पर? घुटनों में। और कुंभ राशि होती है पिडलियों में। तथा मीन राशि की स्थापना जो होती है वो कहाँ होती है? पैरों में होती है। तो इस तरह से पूरे शरीर का ये काल पुरुष की कुंडली में, या काल पुरुष का यह पूरा शरीर है। इस पूरे शरीर में ही इन राशियों की स्थापना की गई है। और इन स्थापनाओं से अब हमें निकालना है कि इन भावों के नाम, तो नाम हमने आपको बता दिया। तनु, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, कलत्र, आयु, धर्म, कर्म और लाभ, व्यय। इस तरह के ये इनके भावों के नाम हैं। अब इन भावों के जो भावेश हैं, हम उनकी बात करते हैं कि भाव तो हमें मालूम पड़ गया कि ये भाव हैं और इन भावों के ये नाम हैं। अब इन भावों के भावेश कौन हैं? तो भाव, भावेश और कारक, ये 3 चीज ही पूरी कुंडली में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और इस कुंडली का निर्णय करने में हमें सहायक होते हैं। यही होती है कि प्लैनेट, अर्थात हमें ग्रहों की चाबी अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम उसको, पूरी कुंडली को देख सकते हैं। अब प्रारंभ हम कहाँ से करें? भाव से। तो भाव के बारे में जानकारी मिली। अब हम बात करते हैं भावेश की। तो भावेश, जैसे यह लग्न में यदि मेष राशि है तो इसका स्वामी कौन है? मेष का राशि है मंगल। यह मंगल मेष राशि का स्वामी है। और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो मेष राशि का जो स्वामी मंगल है, यही इसका भावेश हुआ। अब ये मंगल कहां पर पड़ा हुआ है? इस पूरी कुंडली में 12 घरों में कहीं भी यह मंगल बैठा हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि लग्न का भावेश कौन है? मंगल है। और मंगल कहां पर बैठा है? अभी बात ये करें कि इनके कारक जो होते हैं, कारक किस किस घर के कारक कौन कौन से हैं? तो कारक जो हैं हमारे, ये सूर्य जो हैं प्रथम भाव, अर्थात इस तनु भाव का स्वामी जो होता, मतलब कारक जो होते हैं, स्वामी तो मंगल है लेकिन इसके कारक प्रथम भाव के कौन हैं? सूर्य हैं। अर्थात सूर्य अगर लग्न में हो तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। दूसरे भाव की हम बात करें तो यह है दूसरा भाव, धन भाव है। धन भाव में बृहस्पति और बुध, ये दोनों दूसरे भाव के कारक हैं, अर्थात धन भाव के कारक हैं। तीसरे भाव के कारक कौन हैं? शनि और मंगल, अर्थात सहज। जो सहज भाव है, इस तीसरे सहज भाव के कारक कौन कौन हैं? मंगल और शनि हैं। चौथा भाव है सुख भाव।
सुख भाव के कारक हैं चंद्रमा, शुक्र और बुध। ये अगर इन भावों के कारक है, कारक का मतलब है कि इस भाव के कर्तव्य को पूरा करने वाले हैं, इस भाव के लाभ को देने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति पंचम भाव के कारक हैं, इस भाव के कारक हैं वो। अब ये कारक के बारे में हम आपको बताते हैं, पहले हम आपको 12 भावों के कारकों के बारे में बताते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। और छठवें भाव के कारक हैं मंगल और शनि बुध, सातवें भाव के कारक हैं शुक्र, आठवें भाव के कारक शनि हैं, नौवें भाव के कारक हैं बृहस्पति और सूर्य, और 10वें देखिए कर्म का जो है उसमें 5 ग्रह बैठ गए हैं, अर्थात 5 ग्रह जो हैं इस भाव के लाभ को प्रदान करने वाले हैं, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल। इसके बाद में 11वें भाव के कारक हैं बृहस्पति, अर्थात लाभ जो है बृहस्पति से होते हैं, इसलिए बृहस्पति हो गए यहाँ। और 12वां जो भाव है व्यय भाव, तो शनि और शुक्र, ये 2 ग्रह हैं जो इस पूरी कुंडली में 12वें में कारक माने गए हैं, अर्थात इसके लाभ को प्रदान करने वाले माने गए हैं। तो अब बात करते हैं कि यह कारक, इसका एक नियम यह है कारक भाव का नाश करता है। कारक यदि उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव के लाभ को कम कर देगा, अर्थात समाप्त कर देगा या कम कर देगा। तो जैसे सूर्य कारक है प्रथम भाव का, लेकिन अगर प्रथम भाव में ही वो स्थित हो जाए सूर्य, तो इस प्रथम भाव का जो कारकत्व है उसका वह क्षीण हो जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे दूसरे भाव का कौन है, बुध और बृहस्पति, ये दोनों दूसरे भाव के कारक हैं। तो दूसरे भाव में यदि बुध और बृहस्पति दोनों स्थित हो जाएंगे या एक भी स्थित हो जाएगा तो इसके क्या होंगे, फल को समाप्त कर देंगे या कम कर देंगे, कुछ हद तक तो कम ही कर देंगे। अब बात करते हैं कि यदि तीसरे भाव में मंगल और शनि हो, तो यदि यहाँ मंगल है तीसरे भाव में, यदि यहाँ पर मंगल है तो आप ये मान लीजिए कि यह घर किसका है, सहज का, छोटे भाई बहनों का है। तो ये मान के चलिए कि छोटा भाई उस व्यक्ति के छोटा भाई नहीं होगा, अगर जिस कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठा होगा उसका छोटा भाई नहीं होगा। और चौथा भाव जो है वो सुख का भाव है, ये माता का भाव है, तो इसमें क्या होगा, सुख प्राप्त होता है। तो इसके कारक हैं चंद्र, शुक्र और बुध। चंद्र, शुक्र और बुध में से कोई भी ग्रह यदि इस भाव में बैठ जाता है तो माता के लिए, उसके वाहनों के लिए ये समस्या पैदा होती है, इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। इसी तरह से यह 5वां भाव बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो पुत्र नहीं होते हैं, या पुत्र होते हैं तो देर से होते हैं, वो कारक इस भाव का नाश करता है। इसी तरह से मंगल, शनि और बुध इस 6वें भाव के कारक हैं, तो कारक भाव का नाश करता है। परंतु सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है, वो है शनि, जो अपने भाव का नाश नहीं करता, अर्थात यह क्या है, आयु और मृत्यु दोनों का भाव है। वृश्चिक 8वां जो भाव है वह है आयु और मृत्यु दोनों का है। तो ये क्या करता है कि शनि ही एक ऐसा है जो आयु को बढ़ा देता है। ये सिर्फ शनि ही ऐसा है जो अपने भाव के कारकत्व को का उल्टा फल देता है, बाकी सभी इसमें कारकत्व के सही फल नहीं दे पाते हैं, यदि कारक उसी स्थान पर बैठ जाए जिस स्थान का वह कारक है। अब बात करते हैं कि यहाँ यदि मान लीजिए मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो जो राशि अपने स्वामी ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, अर्थात मंगल की दृष्टि है 4, 7, 8। पहले हम आपको बताते हैं दृष्टि की क्या होती है, ग्रहों की दृष्टि होती है, यानी गुरु, शनि और मंगल, इनकी तो विशेष दृष्टियां होती हैं। शेष सभी ग्रह सिर्फ 7वें भाव को देखते हैं, अर्थात यदि प्रथम भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यदि यहाँ पर बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, तो वह 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा।
यदि पंचम भाव में सूर्य स्थित हैं तो वह एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सातवां ये है। पहला जो स्थान है उस स्थान को पहला कहा जाता है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठवां, यह सातवां, अर्थात सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र और राहु केतु, यह सारे ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह है पहला भाव, यह है सातवां भाव, यह है मान लीजिए अगर यहाँ पर स्थित है तो यहाँ से पहला भाव मान लिया जाएगा, यहाँ से सातवां भाव मान लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सातवीं दृष्टि देखते हैं। लेकिन गुरु क्या करते हैं, मान लीजिए गुरु प्रथम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो प्रथम भाव से गुरु को क्या करेंगे, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव, ये पंचम भाव को गुरु पूर्ण दृष्टि से पंचम को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे और नवम भाव को भी देखेंगे। तो ये 1 भाव, 5 भाव, 7 भाव और 9 भाव, तो 1 में तो बैठे हुए हैं, और 5, 7 और 9 यानी पंचम, सप्तम और नवम भाव, इन तीनों को ये क्या करेंगे, पूर्ण दृष्टि से गुरु देखते हैं। यहीं पर यदि शनि बैठ जाए तो पहली बात तो शनि की है नीच राशि है। नीच राशि और उच्च राशि के बारे में हम आपको बताएंगे कि जब नीच में बैठ जाए तो क्या फल देता है और उच्च में बैठ जाए तो क्या फल देता है। लेकिन आज हम बात करते हैं इनके कारकों की और इनके भावेशों की और इनकी दृष्टियों की। तो यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो वह स्वराशिस्थ है, और स्वराशिस्थ में हो, अपने स्वराशि का कोई भी ग्रह हो तो वो उस राशि का पूर्ण फल देता है। यदि मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो वो किस किस राशियों को देखेगा, मंगल 4 अर्थात इस भाव को, चतुर्थ भाव को देखता है वो मंगल। इसके बाद सप्तम भाव को देखेगा और इसके बाद अष्टम भाव को देखेगा। तो 4, 7 और 8 ये इन तीनों भावों को मंगल देखेगा यहाँ अगर बैठ जाएगा। अगर यहाँ बैठता है मंगल तो यहाँ से मंगल क्या करेगा, चौथे 1, 2, 3, 4 चौथे भाव को देखेगा, 5, 6, 7 सातवें भाव को देखेगा और 8वें भाव को देखेगा। मंगल ये अगर यहाँ बैठ गया तो यहाँ पर भाव, इस भाव को ये अष्टम दृष्टि से देखता है। इसके बाद शनि देव कहीं भी बैठ जाए वहाँ से तीसरा, सातवां और 10वां, मान लीजिए अगर शनि भाव यहाँ पर बैठ गए, यह धन भाव में शनि बैठ गए तो 1, 2 और 3 माता के भाव को देखते हैं, और इसके बाद 4, 5 और 6 तथा 7 इस भाव को देखते हैं शनि। और ये आयु और उसकी हो गई तो उसकी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि शनि ही एक ऐसे हैं जो उल्टी रीति से सजा भी देते हैं और उसका फल भी देते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर वो दसम भाव को देखेंगे, तो दसम भाव इनका यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर देखेंगे। तो शनि क्या क्या देखते हैं, तीसरे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में। इसी तरह से सभी तीनों ग्रह ये अपनी अपनी दृष्टियों से देखते हैं, तथा शेष ग्रह इनके बाद जो भी बचते हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, केतु हैं, ये कहीं भी बैठेंगे उसके जस्ट 180 डिग्री में देखेंगे, अर्थात सीधा ये सप्तम भाव को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि राशि बलवान कैसे होती है, कैसे बलवान मानी जाती है। तो जो राशि अपने स्वामी से या तो युक्त हो या दृष्ट हो, युक्त अर्थात उसी राशि पर वो बैठे हों, जैसे यह कर्क राशि है। कर्क राशि में इस भाव पर चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो इस भाव पर या तो चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा इस भाव पर स्थित हो तो इस भाव का फल देंगे। लेकिन गुरु और बुध भी इस भाव को दृष्टित कर रहे हों, परंतु कोई भी अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि इस भाव पर न पड़ रही हो, तो इस भाव का जो फल है वह 4 गुना हो जाएगा, अर्थात इस भाव का फल बढ़ जाएगा। इस भाव के फल को कोई काट नहीं पाएगा, या अर्थात इस भाव के ग्रह से या भाव से या भावेश से या कारक से आपको कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे भाव को हम देखें, मान लीजिए यह है शनि का भाव, दसम भाव जो है शनि का है, लेकिन
राशियों को हम परिवर्तित कर दें तो मान लीजिए यह मेष लग्न जो है, मेष लग्न यहाँ आ जाए तो ये धनु यहाँ आ जाएगा। तो जब धनु यहाँ आ जाएगा और हम बात करते हैं गुरु की, तो मान लीजिए गुरु या तो यहाँ पर स्थित हों। वैसे भी जो शुभ ग्रह अर्थात गुरु और शुक्र, ये दोनों पूर्ण शुभ ग्रह हैं। यह अगर केंद्र के स्वामी हों, अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा। और बुध और गुरु दोनों केंद्र के अगर स्वामी होकर के और केंद्र में ही कहीं बैठ जाएं तो यह चारों घर शून्य हो जाएंगे। इन चारों घरों के स्वामी का कोई फल आपको जीवन में मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि गुरु यदि इस भाव में है या इस भाव को देख रहे हों, लेकिन कब? जब यह धनु राशि यहाँ पर होगी तब। मान लीजिए हम मकर की बात करते हैं, मकर की ही बात कर लें क्योंकि यहाँ मकर राशि लिखी हुई है। और शनि या तो इस भाव में हो या तो चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम भाव में इसको देख रहे हों, और या शनि अष्टम भाव में बैठकर 1 2 3 तृतीय दृष्टि से देख रहे हों, या दसम भाव से देख रहे हों। दसम भाव अर्थात लग्न में शनि बैठे हों तो दसम भाव इनका यहाँ से निकाल जाएगा। तो या तो शनि यहाँ पर स्थित हों, या तो लग्न में बैठे हों, या तो चतुर्थ भाव में बैठे हों, या तो अष्टम भाव में बैठे हों, तब शनि की कोई एक दृष्टि, चाहे तीसरी हो, चाहे सातवीं हो, चाहे 10वीं हो, इस घर में पड़ेगी। तो इस घर के कर्म का जो फल है वो है आपको पूर्ण फल मिलेगा। अब बात ये करते हैं कि बुध और गुरु इन दोनों की भी दृष्टि इस भाव में पड़ रही हो, अगर ना पड़ रही हो तो किसी एक की भी पड़ रही होगी, तो इस भाव का जो फल है वो आपको चौगुना हो जाएगा। अर्थात इस भाव का फल कब भी कम नहीं होगा। इसी तरह से सारे ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ये समझना है कि जिस भाव का स्वामी कहीं ऐसे स्थान पर विराजमान है या उस भाव में ही विराजमान है, उस लग्न का या उस राशि का स्वामी या तो उस राशि में स्थित हो, जैसे ये वृष राशि है, वृष राशि की स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र या तो यहाँ पर स्थित हो और या अष्टम भाव में बैठ करके और यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हों, और उसके साथ में किसी भी एक शुभ ग्रह की, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, उनकी दृष्टि इसमें पड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनके भाव को 2 गुना कर देता है, 4 गुना कर देता है। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह या तो अपनी राशि को वह देख रहा हो, और या उस राशि में शुभ ग्रह हो, या उस राशि पर स्थित हो, तो उस राशि का ताकत बढ़ जाती है। आपको हमने बता दिया ग्रहों की दृष्टि ये है। गुरु की है 5वीं 7वीं और 9वीं, शनि की है 3री 7वीं और 10वीं, मंगल की है 4थी 7वीं और 8वीं। शेष ग्रह जो है सप्तम भाव को देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस लग्न की। यह लग्न जो है सूर्य मान लीजिए हमने लग्न को यहाँ पर आपको बताया गया है कि भावों के नाम क्या हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लग्न की, मान लीजिए लग्न में पंचम राशि अर्थात सिंह राशि है, और सिंह राशि इसमें कारक कौन हैं? सूर्य हैं। तो और सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो इस राशि की शक्ति बढ़ जाएगी। अब हम बताएं कि लग्न की विशेषता क्या है, हम लग्न पर ही क्यों आधारित हैं, लग्न पर ही हमारी यह कुंडली क्यों आधारित है। हम आपको बताते हैं कि लग्न क्या है। लग्न की विशेषता यह है कि वह त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। अतः लग्न के विषय में समझना चाहिए कि वह पाप हो या शुभ, वह शुभ ही माना जाएगा। अर्थात इस राशि के जो स्वामी होंगे वो लग्नेश होंगे, और वह चाहे शुभ हो या अशुभ, क्योंकि मंगल की दूसरी राशि
अष्टम भाव में जाती है। अष्टम भाव जो होता है अशुभ माना जाता है। तो अगर लग्नेश मंगल हैं और लग्नेश मंगल हैं तो वह इस पूरी कुंडली के लिए शुभ ही माने जाएंगे। अतः लग्नेश सदा या सदैव शुभ रहेंगे। परंतु मान लें कि हो सकता है कि यह लग्नेश किसी अशुभ ग्रह के घेरे में आ गए हो या अशुभ ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहा हो, तो यह लग्नेश जहाँ कहीं भी होंगे लग्नेश तो शुभ फल ही देते हैं। लेकिन यदि कहीं पाप ग्रह जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, इनकी अगर दृष्टि हो गई तो वह अशुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन जो शुभ फल है वो नहीं देंगे, लेकिन अशुभ फल भी नहीं देंगे। अर्थात इस कुंडली के जो लग्नेश होंगे वह सदैव शुभ ही रहेंगे। तो आज आपने जाना कि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भाव, भावेश और कारकों के संबंध में हमने आज ज्ञान प्राप्त किया। लग्न कमजोर है या बलवान है इसके बारे में हमने बात किया, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बात किया और इन सब ग्रहों के जो गुणधर्म हैं उन गुणधर्मों के बारे में भी हमें याद कर लेना चाहिए। और याद करने के पश्चात ये अप्लाई करने में इसमें आप काफ़ी काम आएंगे। तो भाव, भावेश और कारक के संबंध में हमने बात किया है और हम अगली क्लास में आपको फिर मिलते हैं। यदि आपको ज्योतिष विद्या सीखने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप कृपया मैसेज भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देख करके और जो चीज़ बताया जा रहा है आप उसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद में आपको यदि कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन में आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे अगला आने वाला वीडियो यह ज्ञान आपको सिखाने में मदद कर सकता है। नमस्कार।